हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 10+2 2022 के लिए सीएचएसएल की प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में हम 12 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें आइडियाज़ लगते हैं कि किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड किया हुआ है ताकि आपके होने वाले 2022 में सीएचएसएल के एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बताया कि 12 अप्रैल 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि किसके पास दिसंबर 2020 तक कप्तान के रूप में सबसे अधिक टेस्ट मैचों का भारतीय कीर्तिमान है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउट होता है, लोग क्या लगा कहते हैं विराट कोहली, लेकिन ये आंसर गलत होगा। जिसका सही आंसर हो जाएगा MS धोनी। क्या होता है कि अभी विराट मतलब कि सबको पता है कि MS धोनी ने तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया, इसलिए तो MS धोनी को कोई मार्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2020 तक पूछा है, यानी कि जो MS धोनी है वो 15 अगस्त 2020 को तो संन्यास ले लिए थे। ठीक है, लेकिन दिसंबर 2020 तक भी इनके ही पास ये चीज़ था, क्या, सबसे अधिक टेस्ट मैचों का भारतीय कीर्तिमान, यानी कि टोटल इन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले, तो 60। ठीक है, विराट कोहली की बात आई तो विराट कोहली अगर आपसे पूछता कि अगस्त 2021 तक, ठीक है, अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त 2021 तक पूछता तब तो आंसर करके आते विराट कोहली, लेकिन पूछा है दिसंबर 2020 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा MS धोनी। ठीक है, यहाँ पे इतनी बातें याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो MS धोनी है ये 332 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में टीम इंडिया की कैप्टेंसी कर चुके हैं, यानी कि कप्तानी कर चुके हैं। ठीक है, 332 अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, ठीक, इंडिया की तरफ से। याद रखिएगा, इन्होंने संन्यास कब लिया है, तो 15 अगस्त 2020 को क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। और क्या पूछ सकता है, यहाँ पे एक है, नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। यहाँ पे एक नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद धोनी एक से ज़्यादा एशिया कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान है। ठीक है, एशिया कप जीतने वाले एकमात्र भारतीय कप्तान है कौन, MS धोनी है। ठीक है, मोहम्मद अजहरुद्दीन कितने मैच खेले हैं, तो 47, MS धोनी 60 और विराट कोहली अभी तक 65। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड पूछेगा तो याद रखिएगा दिसंबर 2020 तक MS धोनी है, अगर एक अगस्त 2021 पूछेगा तो विराट कोहली हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑप्शन में कपिल देव है, तो कपिल देव के बारे में। कपिल देव 1983 विश्व कप में, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत की कैप्टेंसी किए थे, यानी कि भारत के कप्तान थे ये। ठीक है, तो इन्होंने कितने मैच में कप्तानी की है, तो 34 टेस्ट मैचों में, याद रखिएगा 34 टेस्ट मैचों में। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद ने वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, यानी कि किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1897। ठीक है, 1897 में जो स्वामी विवेकानंद थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है ये वेस्ट बंगाल के वेलूर मठ में है, बेलूर मठ में है। ठीक है, तो जो ये रामकृष्ण मिशन पड़ा किसके नाम पे, तो एक भारतीय संत है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके नाम पर ये क्या पड़ा, मिशन हुआ, यानी कि ये स्थापना हुई। ठीक है, इस मिशन की। और क्या पूछ सकता है, इस मिशन का आदर्श वाक्य बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, आदर्श वाक्य क्या है इस मिशन का, तो याद रखिएगा, आत्मानो मुछार्थ जगत हिताय चा, ये है इसकी आदर्श वाक्य, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे पूछ सकते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में फोटोवोल्टिक प्रकाश व्यवस्था की स्थापना में मदद करता है, तो कौन सी मतलब व्यवस्था में मदद करता है, तो फोटोवोल्टिक व्यवस्था में, याद रखिएगा फोटोवोल्टिक यानी कि PV में मदद करता है। ठीक है, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आई है विवेकानंद के बारे में, तो विवेकानंद के बारे में सभी को पता होगा, युवा दिवस इन्हीं के जयंती पे मनाया जाता है ना,
युवा दिवस, इनकी जयंती कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? युवा दिवस, याद रखिएगा। एक बहुत ज़्यादा विवेकानंद का बहुत ज़्यादा फेमस नारा है, गो बैक टू गीता। गो बैक टू गीता। ठीक है, तो ये पूछ लेगा किसका है, तो किसका नारा है या किसका प्रसिद्ध नारा है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध नारा है। एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी से ही है कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे। कब? तो 1893 को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिएगा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में कौन भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद जी भाग लिए थे। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था? तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें थी, याद रखिएगा किससे? स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन परमहंस से। कब हुआ था? तो 1897 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, एक बात बताइएगा, किस आर्टिकल के तहत चुनाव आयोग होता है? जिसका आंसर हो जाएगा 324। ये भी अभी पूछा गया था एसएससी स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग दिया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करने का आदेश है। किसका? एक तो पार्लियामेंट का, संसद का और विधानसभा का जो चुनाव होगा उसका जो अधिकार है वो किसे है? तो चुनाव आयोग को है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। 13 अप्रैल 2021 तक सुशील चंद्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुशील चंद्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कब? 13 अप्रैल 2021 तक। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि जो चुनाव आयोग था इसकी स्थापना कब हुई या ये कब से लागू हुआ? तो 25 जनवरी 1950 से लागू हो गया। ठीक है, चलिए इतनी बातें याद रखिएगा। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार 2019 में किस भारतीय राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया। ठीक है, विदेशी पर्यटकों के बारे में बात करें तो विदेशी पर्यटकों के आगमन में यूपी थर्ड स्थान पे है। ठीक है, 3rd नंबर पे कब? विदेशी, लेकिन घरेलू पूछेगा तब 1st नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया? ये भी मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। चंपारण सत्याग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कहाँ पे? चंपारण कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ एंड ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा R कौशिक। ठीक है, R कौशिक ने इस पुस्तक को लिखी थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने ये चीज़ें याद रखिएगा। रवि शास्त्री ने इस पुस्तक का विमोचन किया, लेकिन पुस्तक लिखी किसने है? तो R कौशिक ने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 6 जनवरी कब लॉन्च किया गया था? तो 6 जनवरी 2021 को। कहाँ किया गया था? तो सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के मैदान में। ठीक है, अब इस पुस्तक में है क्या? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में 1947 और
1948 के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया के पहले 12 दौरों को दर्शाती है। पहले 12 दौरों को दर्शाती है जिसमें डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, डॉन ब्रैडमैन के पक्ष का सामना करना पड़ा था। ठीक है, सामना करना पड़ा था। तो ये सब इसमें इस पुस्तक में है। ठीक है, तो याद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया 71 ईयर द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आर कौशिक ने। पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो रवि शास्त्री ने किया। कब किया गया? 6 जनवरी 2021 को किया गया। कहाँ किया गया? सिडनी में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इस पुस्तक में है क्या? तो 1947 से 48 के बीच भारत के ऑस्ट्रेलिया के बीच का दौरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पूछ रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में ओएस से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है ओपन। और देखिए, एक ओपन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ओपन में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज़। जो विंडोज़ है ये एक क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? विंडोज़। उबुंटू क्या? लेकिन है ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अगर इसमें पूछा है ओपन और क्लोज की बात आएगी तो ये सारे ओपन है और विंडोज़ क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उबुंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रिपल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन विंडोज़ क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कैसा है? क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडोज़ ओएस को, ठीक है, 1985 को पेश किया था। 1985 में पेश किया था। ठीक है, क्लोज्ड ओएस कई जो क्लोज्ड ओएस होता है, थोड़ा सा होता क्या है यहाँ पे ये जानिएगा। जो क्लोज्ड ओएस होता है कई कोड और जटिल प्रोग्रामिंग के साथ बनाए जाते हैं और इसे सोर्स कोड कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक ओपन सोर्स कोड होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से और संपादन योग्य दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देखिए, जो ओएस है कंप्यूटर में क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है यहाँ पे कि एक उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ओएस कौन कौन से हैं? लाइनक्स है, यूनिक्स है, डॉस, विंडोज़, उबुंटू। ठीक है, एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओपन बीएसडी। ठीक, एक होता है मैक ओएस। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। MEC OS, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा है? तो आंसर हो जाएगा शनि। बहुत लोग डाउट करके बृहस्पति मार देते, लेकिन बृहस्पति था, लेकिन अब नहीं है। आंसर हो जाएगा शनि इज राइट आंसर। टोटल कितने हैं इसके चंद्रमा? तो 82 है, ये याद रखिएगा। और बृहस्पति के कितने हैं? तो 79 है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आई है तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। शनि ग्रह के बारे में ध्यान से सुनिएगा। टोटल चंद्रमा 82, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पहला कौन? बृहस्पति। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सौर मंडल का गहना किसे कहते हैं तो इसे शनि को ही कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ से बनता है कि एकमात्र ग्रह जो पानी में तैर सकता है, याद रखिएगा, पानी में तैर सकता है, वो कौन सा ग्रह है? तो वो शनि हो जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, जो शनि का एक उपग्रह है टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ठीक है, सौर मंडल का दूसरा। अगर सौर मंडल का पूछेगा तो दूसरा, लेकिन शनि का पूछेगा तो पहले, मतलब कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। लेकिन सौर मंडल का सबसे पूछ लेगा तो सौर मंडल का सेकंड नंबर पे जो टाइटन है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। और क्या अब आया है हमारे यहाँ पे अरुण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसे हम रोलिंग प्लैनेट,
रोलिंग प्लैनेट या लेटे हुए ग्रह के रूप में जानते हैं, ठीक है, या इसे आई जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की थी, ठीक है। किस टेलीस्कोप की और ये भी यहाँ पे याद रखिएगा कि एक टेलीस्कोप की हेल्प से इसे खोजा गया था, ठीक है। तो टेलीस्कोप की हेल्प से खोजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये अरुण ही है। अरुण जो है टेलीस्कोप की हेल्प से खोजा गया था। अब बात कर लेते हैं वरुण ग्रह के बारे में। वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, ठीक है। ग्रहों के बीच क्रांति के लिए सबसे अधिक समय यही लगाता है, ठीक। ग्रहों में वरुण का वर्ष जो है लंबा वर्ष महान डार्क स्पॉट दिखाता है। वरुण में एक बहुत डार्क स्पॉट देखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति का, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। यहाँ पे क्या देखा गया है? लाल धब्बा देखा गया है, ठीक है। इसे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा 12 पृथ्वी लाइट ईयर के बराबर, 12 पृथ्वी वर्ष के बराबर, ठीक है। इसके कितने चंद्रमा हैं? तो 79 याद रखिएगा, 79। और शनि के कितने हैं? 82, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? तो आंसर हो जाएगा .tmp। .tmp क्या है? एक अस्थायी फाइल का एक्सटेंशन नेम है। देखिए अस्थायी फाइलें होती क्या है, पहले यहाँ पे ये समझिएगा। वे फाइलें होती हैं जिनका उपयोग प्रणाली द्वारा प्रोग्राम चलाते समय या स्थायी फाइल बनाते समय डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वर्ड या एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड का .doc और एक्सेल का XLS, ठीक है, XLS। तो ये क्या है? एक्सटेंशन है किसका? वर्ड और एक्सेल का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले। अब यहाँ पे ऑप्शन में है .tnt। तो .tnt क्या है? एक फाइल एक्सटेंशन है जिसे हम टर्न टूल APL द्वारा विकसित किया गया है। टर्न टूल नामक एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालन प्रणाली के लिए ऑनलाइन 3D रूपांतरित उपकरण से जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन में है .tar। ये क्या है? तो ये फाइल एक्सटेंशन किसका है? तो ये .tar ये क्या है? यूनिक संग्रह प्रारूप में एक फाइल का एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किरण जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हेल्पलाइन शुरू की गई है, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे ध्यान से समझिएगा। जो किरण है ना, भारत में पहली राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन कौन है? तो वो योजना कौन है? किरण, ठीक है। इसे कब चालू किया गया? तो सितंबर 2020 में लागू किया गया, ठीक है। और क्या है इसमें पॉइंट आता है कि यहाँ पे आत्महत्या के बढ़ते प्रयासों और संकट प्रबंधों को रोकने के लिए ये हेल्पलाइन शुरू की गई। किसके लिए? आत्महत्या के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, ये कौन मंत्री अगर पूछ ले कि कौन मंत्री किए, तो थावर चंद गहलोत ने इसे लागू किया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन में हमारा है उम्मीद। तो उम्मीद जो है ये वंशानुगत विकारों के प्रबंधन और उपचार के अनूठे तरीकों के लिए बढ़ाया गया है। जैसे कि कोई भी वंशानुगत कोई भी विकार प्रबंधन है, ठीक है, उसके उपचार के लिए क्या बनाया गया? कौन सी पहल है? उम्मीद, ठीक है। विज्ञान किसके द्वारा ये पहल चालू किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT की एक पहल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है, एक पहल है। और यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है, के द्वारा स्थापित किया गया क्या है ये? आशा पहल को, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा।
अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। देखिए जिला पूछ लिया ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को कठिन बना, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन को ना डिफ़िकल्ट बना दिया कि पूछा है कि जिला पूछा है, तो यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसका आंसर हो जाएगा सेरछिप। ये कहाँ का ज़िला है, तो आंसर हो जाएगा मिज़ोरम का। ठीक है, मिज़ोरम का एक ज़िला है सेरछिप। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें याद रखिएगा कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु, पहले यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि साक्षर जिला कहते किसे हैं या साक्षरता किसे कैसे हम नापते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो व्यक्ति होते हैं, किसी भी भाषा के साथ मतलब किसी भी भाषा में समझ के साथ अगर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो साक्षर कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा, 7 वर्ष हो गया या 7 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति पढ़ लिख ले रहे हैं किसी भी भाषा में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, साक्षर होंगे, इसी से हम साक्षरता मेज़र करते हैं। ठीक है, तो सेरछिप सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है। कितना यहाँ की साक्षरता है, तो 98.23%। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम 2011 से जुड़ी जितनी भी जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि देश में राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है, नेशनल साक्षरता दर कितना है, तो वो हो जाएगा 74.4%। याद रखिए, टोटल देश का पूछेगा तो 74.4। अगर इंडिविजुअल पुरुष का पूछ लिया, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 22.14%। और महिला का पूछ लिया तो वो हो जाएगा 65.46%। ठीक है, ये तो बात हुई टोटल पूछ लिया देश का तो 74.04। ठीक है, अब केरल, याद देखिएगा केरल बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। केरल जो है स्टेट है 98.91% के साथ सबसे ज़्यादा अगर राज्य पूछेगा तो केरल है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सबसे कम तो बिहार में कितना 63.8% सबसे कम है। ठीक है, ये तो हमारी केवल स्टेट की बात है। मैं आपको यूटी भी बताऊंगी। मिज़ोरम के याद रखिएगा, मिज़ोरम के सेरछिप में सबसे ज़्यादा भारत का साक्षर जिला है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो एमपी का अलीराजपुर, एमपी का अलीराजपुर जो है सबसे कम साक्षर जिला है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं यूटी पे। तो जो हमारा लक्षद्वीप है सबसे अधिक साक्षर जिला कितना है, 91.85%। यूटी में, अगर यूटी में पूछेगा तो लक्षद्वीप, स्टेट में पूछेगा तो केरल। ठीक है, और यूटी में सबसे कम कौन है, तो दादर नगर हवेली, कितना है 76.24%। ठीक है, यूटी में पूछेगा सबसे कम तो दादर नगर हवेली, और स्टेट में पूछेगा सबसे कम तो बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िएगा, उससे रिलेटेड जितना फैक्ट आपको पता है वो सबको डिस्कस करिएगा, क्योंकि यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या क्या है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो सरयू नदी है निकलती कहाँ से है, तो उत्तराखंड में नंदाकोट पर्वत से निकलती है। उत्तराखंड में नंदाकोट पर्वत से निकलती है। ठीक है, अयोध्या को हम साकेत नगर भी कहते हैं, साकेत मतलब कि साकेत भी कहते हैं, साकेत नाम है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो अयोध्या को हम साकेत नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में जो अयोध्या है कोशल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी हैदराबाद आई है, तो हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद तेलंगाना में मूसी नदी के तट पर है। जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, और अहमदाबाद तो पता ही होगा साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसको आमतौर पर दूध चीनी कहा जाता है या दूध की चीनी कहा जाता है जो दूध में पाया जाता है। तो बहुत ईजी है, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है, ध्यान दीजिएगा, डाइसैकेराइड होता है। किससे मिलता है डाइसैकेराइड, मतलब 2 उसमें होंगे यार, तो कौन कौन से, एक गैलेक्टोज है और एक हमारा क्या है जो शर्करा। ठीक है, गैलेक्टोज और शर्करा से मिलकर बना है। ठीक है, इसका आणविक सूत्र कितना होता है, तो C12H22O11। ठीक, इतनी बातें याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक,
और अब हमारे ऑप्शन में है यहाँ पे सुक्रोज। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुक्रोज़ के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो सुक्रोज़ है ना, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम शर्करा होती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन में दिया था आपका फ्रक्टोज़। तो फ्रक्टोज़ क्या करता है, फलों में मौजूद शर्करा है। मतलब सबसे फल में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो फ्रक्टोज़ पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, शहद में, बेल के फल में, फूल में, जामुन में और अधिकांश जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज है इसकी खोज किसने की थी, तो 1847 में ऑगस्टीन पियरे डब्रूनफॉर्ट ने की थी। याद रखिएगा, ऑगस्टीन पियरे, ठीक है, डब्रूनफॉर्ट ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1847 में। किसकी, फ्रक्टोज की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अगला है ऑप्शन में हमारा माल्टोज। माल्टोज में ध्यान दीजिएगा, ये इसकी भी ये भी क्या है, एक डाइसेक्राइड है। किससे किससे मिला है, ग्लूकोज के अणुओं के 2 इकाइयों में एक साथ बंद होने से पर बनता है। ठीक है, ग्लूकोज के इसमें 2 अणु पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या करता है, एक साधारण शर्करा है और सबसे प्रचुर मात्रा में मोनोसैकराइड है। इसमें मोनोसैकराइड होता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पौधों और अधिकांश शैवाल द्वारा पानी और CO2 से प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है। जिसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। कब से कब तक, 2016 से 2021 तक। ठीक है, इन्हें किसका स्थान लिए थे, तो हरसिमरत कौर के बादल, जो हरसिमरत कौर बादल थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद ये बने। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि 2019 में ये मुरैना से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत ने एक सुरक्षा परिषद को प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया, जिसमें शांति अभियानों में कितने कर्मियों को पूर्ण प्रभावी और सार्थक भागीदारी का आह्वान किया, तो ये हो जाएगा महिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महिला। ठीक है, यानी कि जो परिषद में अपने 2019-20 के कार्यकाल के दौरान शांति स्थापन इंडोनेशिया की प्राथमिकताओं में से एक है। जो ये परिषद थी, इंडोनेशिया की प्राथमिकताओं में से एक है। भारत ने 1960 में, ध्यान समझिएगा, 1960 में कांगो गणराज्य में UN शांति मिशन में सेवा करने के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में महिलाओं को भेजा था। ठीक है, भारत पहला देश है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत पहला देश है जहां 2007 में साइबेरिया में एक महिला गणित पुलिस इकाई भेजी थी। ठीक है, भारत पहला देश है जहां साइबेरिया में महिला गणित पुलिस इकाई भेजी थी। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन UN पीस जो मिशन थी, ठीक है, उसमें सेना में वर्दीधारी कर्मियों का 5वां सबसे बड़ा योगदान करता है। और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत को 2021 से 2 साल के कार्यकाल के लिए UN सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है, और एक बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 2021 में 2 साल के लिए तो बने ही अस्थायी, लेकिन भारत 2022 में भी 1 महीने के लिए बना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस सभी शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्फ का। ये सारे शब्द गोल्फ में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो जो गोल्फ है, जो आधुनिक गोल्फ है, उसकी खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, एक गोल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि एक गोल्फ कोर्स में कितने छेद होते हैं, तो 18 छेद होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में कि गोल्फ में पार भी एक शब्द होता है। पार एक गोल्फ कोर्स पर एक छेद के खेल को पूरा करने के लिए एक गोल्फ से स्ट्रोक की संख्या को संदर्भित करता है। ठीक है, ये बात हुई। ब्रीबल भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रीबल, ये भी एक पूछ लगता है शब्द किससे रिलेटेड है। ब्रीबल क्या करता है कि एक छेद पर 1 अंडर बराबर का स्कोर होता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे ईगल, क्योंकि ईगल क्या है, 2 अंडर पार का स्कोर है, 2 अंडर
पार का स्कोर है। देखिए ईगल हो गया, ब्रिबल हो गया, पार हो गया, ये सब गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, एक होता है अल्बाट्रोस, ये है ना यहाँ पे अल्बाट्रोस, तो ये क्या है 3 अंडर पार, बहुत दुर्लभ का स्कोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो गोल्फ से है, जैसे जानिएगा ऐश, गाड़ी चलाना, ठीक है, अपंगता, पुट, मुलियन, डफ, ठीक, ये सब गोल से रिलेटेड है। अब आया है हमारे ऑप्शन में फुटबॉल, तो फुटबॉल से रिलेटेड भी देख लेते हैं, जैसे किक, गोल, हेड, पेनल्टी, किक, ड्रिबल, मूव, फाउल, हैट्रिक, ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन में बेसबॉल भी है, तो बेसबॉल का भी देख लेते हैं। पिचिंग, होम रन, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट, ये सब कहाँ है बेसबॉल के टर्म से। ठीक है, अब पोलो है, तो पोलो का भी देख ही लेते हैं। पोलो का क्या होता है, बुम्प, चुमका, ठीक, हुक, नॉक इन, मैलेट, आउट ऑफ बाउंस, ठीक है, आउट ऑफ बाउंस, ये सब क्या है हमारे किसके, पोलो के हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगन को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईपुसम। थाईपुसम हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, जो भगवान किस पे, मुरुगा के पे समर्पित है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो ये फेस्टिवल है ना, ये एक महीने के नाम और एक तारे के नाम पर है। ठीक है, महीने के नाम और तारे के नाम का मेल है। और क्या यहाँ पे पॉइंट है, देखिएगा कि यह त्यौहार केरल में थाईपुयम के नाम से मनाया जाता है। थाईपुयम पूछेगा तो केरल मार्क करके आइएगा। ठीक है, यह क्या होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन में ओणम है, तो ओणम ध्यान दीजिएगा, ये केरल का फेस्टिवल है। ठीक, सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है। कैसा फेस्टिवल है, ये फसल उत्सव है, फसल उत्सव है। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में आदि पेरुक्कू, ये क्या है, दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला तमिलनाडु का ही एक त्यौहार है, याद रखिएगा। पोंगल पूछा है, पोंगल भी तमिल समुदाय के भी दक्षिण भारत में बहुदिवसीय फसल उत्सव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से संपर्क रहित रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आया है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे इसे पहले तो ये जो रुपए सिलेक्ट है या डेबिट कार्ड क्या है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से जारी किया गया है। ठीक, कब जारी किया गया, तो बैंक के 110वें स्थापना दिवस पे। ठीक है, और इसके समय कौन थे जो इन्होंने जारी किया, तो पल्लव महापात्रा, ये कहते हैं MD और CEO थे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 दिसंबर 1911 को, याद रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो मुंबई, कहाँ, मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है, तो मतम वेंकट राव हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक SBI के बारे में। SBI क्या है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी बैंक है। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक, अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक क्या है, संपत्ति और भारत में बाजार पूंजीकरण द्वारा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक HDFC, सार्वजनिक क्षेत्र का SBI। अब ऑप्शन में ICCI, तो इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। ये क्या है, एक वित्तीय सेवा कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात। ठीक है, चलिए आई थिंक इतनी डिटेल तो काफ़ी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, कब प्रकाशित किया गया था पूछ सकता है, तो 1971 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 1924 में
अपने बेलग्राम सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो महात्मा गांधी बने थे। इनकी हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, चलिए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 1964 तक। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा प्रस्तावना जो हमारे संविधान का प्रिएम्बल है उसके वास्तुकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, BR अम्बेडकर मत मारिएगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1955 में। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने ही पंचायती राज नाम दिया। पंचायती राज किसने नाम दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, इनकी जो मृत्यु थी, जो घाट है, तो इसको शमशान घाट को क्या कहा गया है? शांति वन। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। शांति वन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू की अखबार है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं अरविंदो घोष के बारे में। जो हमारे श्री अरविंदो हैं, ये भारतीय दार्शनिक, योगी, गुरु और कवि तो हैं ही हैं। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1875 से 1950 तक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि इनका किसका मानना था। इस टाइप से पूछा जाता है कि इनका मानना था कि जो डार्विनवाद थे, ठीक है, डार्विनवाद केवल जीवन में पदार्थ के विकास की एक घटना का वर्णन करता है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं बताता, जबकि वह जीवन को पहले से ही स्थिति में मौजूद पाता है, क्योंकि सभी अस्तित्व ब्रह्म अभिव्यक्ति। ये किसकी धारणा है? तो अरविंदो की है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सरदार पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन या लौह पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, इनसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा? भारत के फर्स्ट उप प्रधानमंत्री कौन है? सरदार पटेल। पहले होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री सरदार पटेल। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2018 को मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी है? तो 182 मीटर, जो कि न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से डबल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इतनी बातें हो गई हमारे सरदार पटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश है? पहली मुख्य न्यायाधीश है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमा कोहली। तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश है। कब बनी है? 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक रहेंगी। ठीक है, ये जो तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री बने। अब यहाँ से पॉइंट बनता है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्या है कि 2019 में आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट से अलग होने के बाद से वह इस पद पर रहने वाले हैं, और भारत नहीं, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली ठीक है न्यायाधीश बनी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये भी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं टीबी राधाकृष्णन की। जो टीबी राधाकृष्णन है, तेलंगाना हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है। महिला में पूछेगा तो हेमा कोहली, लेकिन टीबी राधाकृष्णन जो हैं वो तेलंगाना के पहले चीफ जस्टिस हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में तेलंगाना के जो मुख्य जस्टिस है वो कौन है? रामचंद्र राव। वर्तमान पूछेगा तो रामचंद्र राव वर्तमान में है, लेकिन पहली महिला हेमा कोहली। पहले पुरुष में पूछेगा तो टीबी राधाकृष्णन तेलंगाना से। ठीक है, अब यहाँ पे ये याद दीजिएगा, जो रूमापाल है ना, ये रूमापाल ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन में हमारे आर भानुमति, ये झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं। याद रखिएगा, झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस है। अब ऑप्शन में है जेके माहेश्वरी, कि आंध्र प्रदेश और सिक्किम के
चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सिक्किम हाई कोर्ट के ना चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये सब बातें याद रखिएगा। इन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कितने देशों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन से देश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य याद रखिएगा। ये 3 जगह भारत ने अपनी मिशन खोलने की दी है मंजूरी। अगला क्वेश्चन है, हिक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? तो एक है यहाँ पे भाषाएं। ये क्या है? हिक्की पिक्की सिद्धि कर्नाटक की भाषाएं हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो कर्नाटक में कम से कम 72 भाषाओं से भी ज़्यादा बोली जाती है, ठीक। लेकिन गंभीर रूप से कौन कौन, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय भाषाएं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक में 72 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो ये हिक्की पिक्की और सिद्धि है ना, ये समझिए कि लुप्त प्राय लगभग अब नहीं बोली जा रही है भाषा है, ठीक है। यहाँ पे कोंकणी, कन्नड़ और हिंदी का मिश्रण एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के रंगमंच। कर्नाटक का जो रंगमंच है वो क्या है? उसका क्या नाम है? यक्षगान। कर्नाटक का अगर आपसे रंगमंच पूछ लिया ना तो यक्षगान होगा, ठीक है। नृत्य पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटक का नृत्य। पूजा कुनीथा, देखिए कुनीथा लगा रहेगा ऑप्शन में, समझिए कर्नाटक का है। पाटा कुनीथा, भूत आराधने, डोलू कुनीथा, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के नृत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AMR तब होता है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते रहते हैं और अब दवाओं का जवाब नहीं देते, जिससे संक्रमण का इलाज का पता करना मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। तो AMR का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोगाणुरोधी प्रतिरोधक, ठीक है, रोगाणुरोधी प्रतिरोधक, याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र की निम्नलिखित में से कौन सी झील नवंबर 2020 में रामसर स्थलों में सूची में शामिल की गई? तो बहुत फेमस झील है लोनार झील। इसे हम सॉल्ट लेक भी कहते हैं, ठीक है, या सोडा झील भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे सोडा झील भी कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के मूलधारा जिले में लोनार में स्थित है, ठीक। अब कब इसे शामिल किया गया? तो 13 नवंबर 2020 को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है कि 2020 में कितनी रामसर साइट में जोड़े गए हैं? तो भारत की 5 आर्द्रभूमि जोड़े गए हैं। कहाँ कहाँ का? उत्तराखंड का आसन बैराज, बिहार का काबरताल, यूपी का आगरा का सुर सरोवर, महाराष्ट्र के बुलधारा में लोनार और लद्दाख में सोका। ये सब 5 जो हैं जोड़ा गया है हमारे रामसर साइट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द लास्ट क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? जिसका आंसर हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी। काजू उगाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिट्टी है। इसमें क्या लाल क्यों होता है? पता होना चाहिए कि आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें पाई जाती है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में लाल लेटेराइट मिट्टी भी चाय के बागानों के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, ठीक है। अब ऑप्शन में हमारी काली मिट्टी है ना, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं? काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है, रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फसल जो काली मिट्टी पर उगाई जाती है वो है कपास, ठीक, कपास यह बेसाल्ट के विघटन से बनता है, याद रखिएगा। अब ऑप्शन में हमारे जलोढ़ मिट्टी, इन्हें भी क्यों अकेला छोड़े? ये नदियों द्वारा तलछट से बनती है। ये जलोढ़ मिट्टी कैसे बनती है? नदियों की जो तलछट होती है उससे बनती हैं। इंपॉर्टेंट फसल ऑफ जलोढ़ मिट्टी तो क्या? गेहूँ, चावल, गन्ना वाले, ठीक है। अब आते हैं हमारे लाल और पीली मिट्टी, तो ये क्या है? ग्रेनाइट, गनीज और अन्य रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। ग्रेनाइट, गनीज और अन्य रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। इसमें क्या मुख्य फसल उगाया जाता है? गेहूँ, कपास, दलहन, तंबाकू, बाजरा, तिलहन, आलू इत्यादि। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और जितना भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया है आप प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।